दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं मध्यकालीन भारत। अभी तक हमने जो प्राचीन इतिहास के जितने भी प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन के पूछे हुए थे, आप सभी के साथ में हमने डिस्कस किए हैं। और आज से हम मध्यकालीन भारत के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम अरब आक्रमण और मुस्लिम धर्म की स्थापना से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करते हैं। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में, डी 670 ईस्वी में। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए 570 ईसा पूर्व में। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, थोड़ा सा हम इतिहास को जान लेते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, मक्का कहाँ है? तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा अभी, सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न, या इसका सलूशन नहीं, दूसरा अगला प्रश्न है तीसरा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबों ने। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी अरबों ने। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया अरबों ने। इसके सलूशन को देखते हैं हम थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। दिया है, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ए 647 ईस्वी में, बी 1013, सी 711 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसके सलूशन को। दिया है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ था और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा।
भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ए 713 ईस्वी, बी 716 ईस्वी, सी 712, डी 719। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी 712 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन कासिम। देखते हैं इसके इतिहास को थोड़ा सा और जानते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ए गजनी के, बी गौर के, सी अरब के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 से 637 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाड़े पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा अल-वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी में जीता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। मोहम्मद बिन कासिम था ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क अफगान। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी अरब। अगला प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं या 7वीं राजधानी क्या थी? ए देवल, बी अरोड़, सी लोधवा, डी बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा अरोड़ 6वीं या 7वीं राजधानी थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ए अरब्तगीन, बी महमूद, सी सुबुक्तगीन, डी इस्माइल। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए अलप्तगीन गजनी राजवंश की स्थापना की। देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। यहाँ पर हम सोच रहे थे कि शायद इसका और कुछ विस्तृत रूप है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा कथन और कारण के रूप में दिए गए नीचे कोड से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, बिल्कुल सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, यह पूर्ण रूप से गलत है। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन हमको मिल जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, नहीं, वह भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ
भारत में धन लूटने के पर्पज से आता था। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। और उसने 16 बार वह असफल हुआ और 17वीं बार आक्रमण किया तब वह सफल हुआ। तो पहला ऑप्शन इस प्रकार हमारा सही है और दूसरा गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ए धंग, बी विद्याधर, सी जयशक्ति, डी डंग। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी विद्याधर चंदेल शासक था, महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1090 से 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश के शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद गजनी के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्र के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए हसन निजामी, बी कुतबी, सी फिरदौसी, डी चंद बरदाई। इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी कुतबी। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कुतबी था, दरबारी इतिहासकार कुतबी था। अगला प्रश्न या इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न दिया है शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी, डी अलप्तगीन। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न में डाउट है इन चारों ऑप्शन में, तो इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं। दिया है दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमद नगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा था तथा बाद में
बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शाहनामा का लेखक कौन था? ए उतबी, बी फिरदौसी, सी अलबरूनी, डी बर्नी। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी फिरदौसी। अगला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी अलबरूनी, डी दारा सिकोह। तो यहाँ इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यहाँ सिर्फ हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए फरिश्ता और बी अलबरूनी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। अगला प्रश्न, अलबरूनी भारत आया था 9वीं शताब्दी में, बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 11वीं शताब्दी में, डी 12वीं शताब्दी में। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा सी 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? ए इब्न बतूता, बी अलबरूनी, सी अमीर खुसरो, डी फरिश्ता। तो यहाँ सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, बी उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सी वह संस्कृत का विद्वान था, डी वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो यहाँ कौन सही नहीं पूछ रहा था, तो वह त्रिकोणमिति था, यह भी सत्य है। वह संस्कृत का विद्वान था, यह भी सत्य है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, यह भी सही है। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह सही नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि यह गलत है। तो गलत ही पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हमारा 20 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ए भीमराज प्रथम, बी भीमदेव, सी मूलराज, डी जयसिंह सिद्धिराज। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी भीमदेव। एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेरशाह, डी अकबर। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी महमूद गजनवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ए जलालुद्दीन मंगवरनी, बी गजनी का महमूद, सी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, डी चंगेज खां। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मध्य एशिया के
मध्य एशिया में 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। अगला प्रश्न दिया है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ए भीम सेकंड, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद, डी पृथ्वीराज सेकंड। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भीमदेव सेकंड। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 25, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ए तराइन का युद्ध 1191, बी तराइन का युद्ध 1192, सी चंदावर का युद्ध 1194, डी कन्नौज का युद्ध 1194। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था। अगला प्रश्न या इसका सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी कुमारगुप्त, डी भीमदेव सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट कर रहा, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा बी जयचंद। अगला प्रश्न दिया है, युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम और पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो देखते हैं यहाँ सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा बी तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित नामों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो यहाँ सही उत्तर निकालना है हमको कूट के माध्यम से। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आया था। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो महमूद गजनवी सबसे पहला हो जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। कासिम के बाद में गजनवी आया था। तो यहाँ सबसे पहले गजनवी यानी कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर आएगा मोहम्मद गौरी, यानी कि दूसरे नंबर पर आ जाएगा मोहम्मद गौरी। और दो और तीन से स्टार्टिंग अगर देखें तो यहाँ हमको ऑप्शन में मिल जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन यल्दौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन कुबाचा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखते हैं प्रश्न।
अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी यल्दौज। तो सही उत्तर की बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा सी बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का ऐसा शासक था जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न दिया है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दान खिलजी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करते हैं सही उत्तर की, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न दिया है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? ए बख्तियार खिलजी ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो हो जाएगा हमारा ए बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न अगला प्रश्न नंबर 35 दिया है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत पर तुर्की जो आक्रमण हुए वह सफल हुए। कारण देखते हैं, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो कारण भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो पहले हम कारण को अगर पढ़ें, उसके बाद में इसलिए या क्योंकि लगाकर देखें तो उत्तर हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, तो पहले में दिया है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं आगे यहाँ पर तो यह हो चुका है और यह क्वेश्चन अधूरा है, तो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अरब आक्रमण से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा आपके सामने हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इसके अगले पार्ट में कल हम करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो आज उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। यदि आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।